बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम एंड होपफुली एक हंसती मुस्कुराती पॉजिटिव मॉर्निंग के साथ आज आपके सामने हाजिर हूँ। होपफुली इसलिए क्योंकि मेरा अच्छा मूड हो सकता है, पता नहीं आप लोगों का किस किस्म का मूड है, बट खैर आज सुबह आते हुए काम पे सोच रही थी कि किस चीज़ के बारे में बात की जाए और अपने इर्द गिर्द देख रही थी और सोच रही थी कि यार वक्त के साथ कितनी चीज़ें बदल गई हैं। एंड देन आई थॉट कि यही हमारा आज की टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन सकता है। फिर उस वक्त के साथ बदलना और चीज़ों का चेंज होना एक बड़ी अच्छी चीज़ है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो चेंज को या किसी भी तब्दीली को बहुत बुरे तरीके से देखते हैं, क्योंकि हर इंसान अपनी एक रूटीन में एक सिलसिला उनका चल रहा होता है चीज़ें करने का। तो जब उससे मुख्तलिफ या उससे हट के कोई चीज़ करनी पड़ती है तो इंसान एंग्जाइटी में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है। सिंपल सी बात है, अगर हर रोज़ सुबह उठ के आपको आदत है एक कप चाय पीने की, तो अगर आपको सुबह उठ के चाय का कप नहीं मिलता तो अक्सर ऐसा होता है कि इंसान का मूड ऑफ हो जाता है या इंसान इरिटेट हो जाता है या वो जो कहते हैं ना कि आपका फ्रेम ऑफ माइंड चेंज हो जाता है। उसी तरह इंसान अगर अपने आप को वक्त के साथ चेंज करता रहे तो इंसान बेहतरी की तरफ चलता है और इंसान इवॉल्व करता है। देखिए, जब हम छोटे होते हैं हमारे अंदर बहुत सी ऐसी बातें, बहुत सी ऐसी आदतें आ जाती हैं, कुछ अच्छी बहुत सी बुरी, और हम उन वक्त के साथ उनके साथ अपने आप को एडजस्ट कर रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं उनका गुस्सा बहुत तेज़ होता है, कुछ लोग होते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, कुछ लोगों में सेल्फ़ इस्टीम की कमी होती है। लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए, अपने आप को अगर कुछ बनाना है इंसान ने, तो इंसान को चेंज होना पड़ता है। आपके साथ शेयर करती हूँ एक इंसिडेंट। मेरी बहुत ही प्यारी एक दोस्त, बड़ी क्वाइट सी मेरे स्कूल की सहेली, हमेशा से बहुत शाय, ज़्यादा नहीं बोलती थी, अपने आप तक रहना, पढ़ाई में बहुत अच्छी, लेकिन वही मतलब जैसे ही ए लेवल्स किए उसने, FA जब उसका ख़त्म हुआ तो उसके पेरेंट्स से उसकी शादी हो गई, सेटल हो गई, सारा कुछ, जॉब शॉप कभी भी नहीं की। और हम लोग हमेशा यही कहते थे कि शी इज़ द परफेक्ट वाइफ, लाइक शी विल मेक अ ग्रेट होम मेकर, एंड शी डिड। कोई 10 साल तक शादी, बहुत अच्छे मामलात, सारा कुछ। हस्बैंड को एकदम से आउट ऑफ द ब्लू हार्ट अटैक हुआ और मतलब वो जो कहते हैं ना कि लिटरली बातें करते करते वो भाई जो है वो बैठे, आंखें बंद की और उसके बाद आंख खुली नहीं और वो दुनिया से रुखसत हो गए। मेरी वो दोस्त जो बिल्कुल नहीं बोलती थी, जिसमें कॉन्फिडेंस की काफ़ी कमी थी, बहुत शाय सी थी, घर से भी बहुत कम निकलती थी, आज वो एक कंपनी में CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पे काम कर रही है। और आज मैं जब अपनी उस दोस्त को मिलती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि यार 20 साल पहले ये बिल्कुल डिफरेंट होती थी और आज ये कितनी चेंज हो गई है। लेकिन वही वाली बात ना व्यूअर्स, वक्त के साथ और हालात के हिसाब से उसे चेंज करना पड़ा। क्यों? क्योंकि 3 छोटे बच्चे थे, काम भी करना था, घर भी चलाना था, रोज़ी रोटी भी कमानी थी, मामलात भी देखने थे। अल्लाह का शुक्र है कि पढ़ी लिखी थी, अपने A लेवल्स किए और शादी के बाद ही उसने अपनी बाकी की तालीम भी कंटिन्यू की, तो बच्चे भी हो गए, फैमिली भी हो गई। एंड 5-6 सालों के अंदर उसने अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, अपने रहन सहन को, अपनी हर चीज़ को उसने चेंज किया। यानी कि वक्त के साथ इंसान अगर बदलना चाहे तो इंसान बदल सकता है। लेकिन वही वाली बात है ना कि मजबूरी की हालत या टेंशन की हालत में जब हमारे ऊपर प्रेशर पड़ता है तो तब बदलना और चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर ये है कि हम अपने आप को इम्प्रूवमेंट की तरफ, एवोल्यूशन की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ जल्दी लेके जाना शुरू करें, रादर देन हम इंतज़ार करें कि कोई क्राइसिस या कोई इशू आए तो तब ही हम अपने मामलात को देखें। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हर लड़की को नौकरी करनी चाहिए, हर लड़की को जॉब करनी चाहिए, हर लड़की को कोई इस तरह का मामला करना चाहिए। मेरा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि इंसान के अंदर इतनी सकत होनी चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इतनी लचक होनी चाहिए कि अगर आपको अपनी ज़ात से बिल्कुल हट के कोई चीज़ करनी पड़े तो आप एटलीस्ट कर सकें। ये बात करने का रीज़न ये है कि व्यूअर्स, आजकल दुनिया में एक चीज़ जो हम देखते हैं बहुत ज़्यादा, वो है इनफ्लेक्सिबिलिटी,
कि कोई भी इंसान जो है अपने आप को नहीं चेंज करना चाहता। हर बंदा यही कहता है कि दूसरा बंदा जो है वो अपने आप को चेंज करे। जैसे कि मुझे अगर गुस्सा ज़्यादा चलता है तो मैं ये चाहती हूँ कि हर बंदा जो मेरे इर्द गिर्द है वो अपना बिहेवियर चेंज कर ले ताकि मुझे गुस्सा ना चढ़े। तो सोचने की बात यह है कि मैं अपना ज़्यादा गुस्से चढ़ने की आदत को क्यों नहीं कंट्रोल में ले आती, क्योंकि पूरी दुनिया ने पूरे मुआशरे ने मेरे लिए तो नहीं चेंज करना ना, और वो क्यों चेंज करें, मसला तो मुझे है। ये चीज़ जब हम रियलाइज़ कर लेते हैं ना व्यूअर्स, तो ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं हर इंसान में। स्पेशली जब आप पेरेंट्स बन जाते हैं, माँ और बाप बन जाते हैं, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है कि आपके अंदर चेंज करने की सकत हो, कि आप अपने आप को इवॉल्व करके एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। बहुत से लोग इतने इनफ्लेक्सिबल होते हैं कि उनके रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, उनके ताल्लुक़ ख़त्म हो जाते हैं, उनकी काम की कैपेसिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं क्योंकि उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। अब व्यूअर सिंपल सी बात है, इसको देख लेते हैं, इस पेन को, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। मैं इसको जितना भी अभी मोड़ने की कोशिश कर रही हूँ कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, राइट? अकड़ी हुई चीज़ है, तो ये सिर्फ इसी शेप में रह सकती है। टिश्यू को देख लें, फ्लेक्सिबल है, उसके साथ जो मर्ज़ी मैं कर लूँ, वो कोई भी शेप ले लेता है। जब हम अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह का करते हैं, ये वाली पर्सनैलिटी नहीं बनानी, ये वाली बनानी है कि जिस मर्ज़ी शेप में अपने आप को मोल्ड कर लें। आप अपने बच्चों के साथ हैं तो आप माँ भी हैं, आप एक दोस्त भी हैं, आप एक अंडरस्टैंडिंग कंपेनियन भी हैं। आप अपने हस्बैंड के साथ हैं तो आप उनके दोस्त भी हैं, उनकी बीवी भी हैं, उनकी सपोर्ट सिस्टम, उनका लाइफ पार्टनर भी हैं। हर इंसान ने डिफरेंट रोल्स टेक ऑन करने होते हैं ज़िंदगी में। कोई भी इंसान एग्जैक्टली एक तरीके से नहीं चल सकता पूरी ज़िंदगी। सो अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाना, वक्त के साथ अपने आप को चेंज करना, और याद रखना कि पूरी दुनिया मेरे लिए नहीं चेंज करेगी। मैं वैसे ही एक प्रॉब्लमेटिक वर्ड है। जब हम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ते हैं, आप जब फैमिलीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, अब देखें, मैं एक सर्टेन तरीके से बड़ी हुई हूँ, मेरा बेटा हमज़ा एक डिफरेंट जनरेशन का है, उसकी सोच, उसकी परसेप्शन, उसके मामलात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं मेरे से। और बाय द वे हसन और नूर क्योंकि हमज़ा के बाद की जनरेशन है तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और एक माँ होने के नाते मैंने इन सब बच्चों को भी साथ लेके चलना है, मैंने अपने हस्बैंड को भी लेके चलना है। अब मेरे हस्बैंड मेरे से 13 साल एज में बड़े हैं तो वो एक मुख्तलिफ जनरेशन है, तो मेरी और फैसल की थॉट प्रोसेस भी मुख्तलिफ है। अगर मेरे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो पूरे घर का सिलसिला कैसे चलेगा? मैंने अपने बेटे को भी साथ लेके चलना है, बड़े वाले को, मैंने छोटे बच्चों को भी साथ लेके चलना है, अपने हस्बैंड को भी लेके चलना है, बहन, फैमिली मेम्बर, स्टाफ, हर बंदे के साथ डील करने के लिए इंसान में फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए। और आपने इतनी सख्त होनी चाहिए कि आप चेंज कर सकते हैं, इवॉल्व कर सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं। बड़े गौर से शेफ़ आमना इलियास मेरी बात सुन रही है कि जैसे ज़बानी स्टूडेंट लेक्चर नहीं याद कर रहा होता टीचर का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर है आमना, इतने गौर से बातें, इतनी टू द पॉइंट, और वो कहते हैं ना रिलेटेबल, आपकी हमेशा ही गुफ्तगू होती है, और स्पेशली जो टॉपिक है आज का, ये तो बहुत ही ज़्यादा। देखो, वक्त के साथ हम नहीं बदलना चाहते। आपने नोटिस किया है, हम चाहते हैं बच्चे हमारे हिसाब से चलें, अंडरस्टैंड करें, उनकी जिंदगी, उनके एक्सपीरियंस बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपने उनको उनके हिसाब से लेके चलना है, आपने अपने अम्मा अब्बा को उनके हिसाब से लेके चलना है, और आपने अपने आप को और अपने फ्रेंड्स और अपनी जनरेशन को मुख्तलिफ अंदाज में लेके चलना है। वही है कि अगर हमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है तो हम इन सारी चीज़ों को लेके चल सकते हैं, अदरवाइज तो फिर हर बंदे का, जैसे अब आपने बच्चों की बात की, बच्चों का भी है कि आप हमें अंडरस्टैंड नहीं कर रही, आपको अंडरस्टैंड, वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उन्हें अंडरस्टैंड करें। और तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, और वो कहते हैं ना उन्हीं के लेवल पे जाके आप सोचें समझेंगे तो देन फिर हम चीज़ों को लेके चल सकते हैं। एक्सपीरियंसेस फ़र्क है, बिल्कुल। आई रिमेंबर मैं छोटी होती थी, हमें किसी से फ़ोन पे बात करनी, फ्रेंड से फ़ोन पे बात करने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। एग्जैक्टली। बस ये था कि फ़ोन वो होता था, कॉर्डलेस फ़ोन होता था, तो वो अगर किसी का फ़ोन आ जाता था तो आपको फ़ोन दे दिया जाता था, सारे सिर पे खड़े होते थे, देख रहे होते थे, 2 मिनट की आपने बात की, बंद कर दी। जब मैं बाय द टाइम आई वेंट टू कॉलेज, उस वक्त तक सबके हाथों में मोबाइल्स आ चुके थे।
बट आई रिमेंबर कि जब छोटे होते थे, अब मैं अगर अपने बच्चों को कहूँ, अब हसन 7 साल का है, उसके दोस्तों का फोन आ जाता है, मुझे बड़ी अजीब लगती है बात कि यार 7 साल के बच्चे ने क्या बात करनी है किसी से, बट वही चीज है, क्या उसके दोस्त दायम का फोन आया है तो हसन ने बात करनी है, फिर दायम ने हाँ व्हाट आर यू डूइंग, नथिंग, व्हाट आर यू डू, अच्छा आई एम वाचिंग दिस, अच्छा आई एम दिस, वो 3-4 मिनट 5 मिनट की गुफ्तगू करके फोन बंद कर देते हैं। अब मैंने औखा होना है तो मैं कह सकती हूँ क्या पता, हमारे जमाने में तो फोन पे नहीं इस तरह बातें होती थी, वो जमाना बहुत पुराना था, बहुत गुजर गया वो गुजर गया जमाना, अब एक नया जमाना आ गया है। और हसन और नूर तो जो 3 साल और 7 साल के, उनकी तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ जिंदगी होनी है। उस वक्त तक तो गाड़ियां चल देंगी नहीं, वो उड़ रही होंगी। तो हमें वक्त के साथ चेंज करना पड़ता है। मैंने आपको अपनी दोस्त के बारे में बताया यार, 3 छोटी उसके बच्चे, 2 बेटियां 1 बेटा, अभी अभी उसका बच्चा हुआ है, 1 साल का भी नहीं अभी बच्चा हुआ, हस्बैंड की डेथ हो गई। बातें वो यही तो कहती है, वो कहती है बात कर रहे थे किचन के काउंटर पे जाके, उनका जो अंदर वो ओपन किचन है घर, कहती है वहां पे जाके उन्होंने बात की, ऐसे करके उन्होंने हाथ मतलब इस तरह करके ना, जैसे इधर हाथ रखे वो टेबल पे हाथ रखे, और कहती है जुगन वो बाकायदा खुद ही चल के जो आर्म चेयर है उसमें बैठे हैं, आगे सामने उनका वो स्टूल सा होता है कि स्टूल पे पाँव रख के ऐसे उसने आंखें बंद की हस्बैंड ने, और बस That's it, oh my God. ना आऊ ना आउच, बस आंखें बंद की और खत्म। देखो एक तो कितना खूबसूरत तरीका है जाने का, जी जी बिल्कुल, अल्लाह ताला हर किसी को चलते फिरते दुनिया से उठाए, लेकिन इतनी यंग डेथ, ट्रेजिक। और वो बेचारी जो आप सोचें कि आमना इतनी शाय, इतनी चुप लड़की, और आप सोचें कि आज वो CFO है कंपनी की, आज वो नहीं है जो वो थी 6 साल पहले जब उसके हस्बैंड की डेथ हुई है। बात बड़ी सिंपल है व्यूअर्स, अल्टीमेटली अगर वक्त के साथ अपने आप को इवॉल्व करेंगे और चेंज करेंगे तो ज़िंदगी में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरी इस वक्त जो बहनें मुझे देख रही हैं और जो भाई मुझे इस वक्त देख रहे हैं, तो उम्मीद छोड़ के बैठे हुए हैं कि हम क्या करेंगे अपनी ज़िंदगी में, या रिटायर हो गए हैं जो लोग 60-65 की एज पे और कह रहे हैं अब तो ख़त्म हो गई ज़िंदगी। ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, आप ज़िंदगी को कंटिन्यू कर सकते हैं जिस भी तरीके से आप चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ख्वाब देखें, मेहनत करें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपके ख्वाबों को पूरा करेगा। किचन में क्या बन रहा है आज? जी किचन में हम बना रहे हैं चिकन चीज़ कैसाडियाज़ बना रहे हैं, तो उसकी मैं आपको रेसिपी ब्रीफ कर जब भी ना अपनी कोई फेवरेट चीज़ लेके आती है तो सबसे ज़्यादा मुस्कुरा के रेसिपी बताती है। हाँ जी, तरीका बता दें। चिकन चीज़ कैसाडियाज़ के लिए हम लोगों को चिकन मैरिनेशन हमने करनी है। उसके लिए हमें चाहिए होगा मुर्गी का गोश्त ले लेंगे हम, 300 ग्राम्स हमने ले लिया है, और उसके साथ हम पेपरिका पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, नमक लेंगे हस्बे जायका, लहसुन पाउडर 1 टीस्पून है, ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून, प्याज का पाउडर लिया है हमने आधा चाय का चम्मच, लीमू का रस लिया है 2 खाने का चम्मच, तेल 1 से 2 खाने के चम्मच है, चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ आधा कप है, टॉर्टिया ब्रेड ले लेंगे 8 अदद हम ले रहे हैं, हरा धनिया, और साथ में इसमें आप लोग आइसबर्ग, लेटस, जो भी आपके लिए आपको लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। मेथड इसका बहुत सिंपल है, मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ। चिकन के अंदर मैंने जो आपको सारी इंग्रेडिएंट्स बताए वो हमने डाल के थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको कुक कर लेना है, एंड देन उसके अंदर अगर आप वेजिटेबल्स ऐड करना चाहें, हम लोग इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, वो ऐड कर दें, एंड देन फिर उसको हम लोग जो टॉर्टिया ब्रेड है उसके ऊपर हम प्लेस कर लेंगे। चाहें तो आप रैप कर सकते हैं, हम लोग हाफ़ एंड हाफ़ बनाएंगे, इसको दोनों तरफ से ग्रिल कर लें, पैन में कर लें, जिस तरह से भी आपको फिजिबल हो, एंड देन फिर हम उसके अंदर चीज़ ऐड करके उसको दोनों तरफ से अच्छे से ग्रिल कर लेंगे, एंड देन उसके फिर हम स्लाइसेस करके सर्व करेंगे। सिंपल, गुड टू गो। एब्सोल्युटली ऑसम, सिंपल, अनकॉम्प्लिकेटेड। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात एक बड़ी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी से होगी। लेकिन व्यूअर्स, आज एक बड़े ही अमेजिंग पर्सनालिटी की आज डेथ एनिवर्सरी है। बहुत ही फिनोमिनल एक्टर, बहुत ही प्यारे इंसान, मुझे भी उनके साथ काम करने का थोड़ा सा मौका मिला। भाई, अ ब्रिलियंट एक्टर, अ ब्रिलियंट कमेडियन, थिएटर के बड़े बेहतरीन आप एक्टर थे, डायरेक्टर भी थे और प्ले राइट भी थे। 1964 में आप पैदा हुए, मैं बात कर रही हूँ बब्बू बराल की। आपका असल नाम अयूब अख्तर था, और बब्बू बराल साहब जो हैं 18 साल की उम्र पे उन्होंने अपने फ़नी करियर का आगाज़ किया। उन्होंने शरारती मिठे से अब एक स्टेज ड्रामा था, शर्तिया मिठे से एक स्टेज ड्रामा था, उससे अपने करियर का आगाज़ किया। इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि उसके बाद फिल्म में भी काम किया, टेलीविज़न में भी काम किया। आपकी डेथ 16 अप्रैल 2011 को हुई। वैसे तो बहुत वक्त हो गया अब आपको इस दुनिया से गए हुए, लेकिन आपका काम इतना ब्रिलियंट है कि जब भी नज़रों के सामने से गुज़रता है तो फिर से बब्बू बराल साहब की याद जो है वो ताज़ा हो जाती है।
अल्लाह ताला आपको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए। बब्बू बराल साहब वाज अ फिनोमिनल पर्सन, अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। बल्कि पिछले दिनों उनके बेटे से भी मिलने का मुझे मौका मिला। एंड आई हैव टू टेल यू व्यूअर्स कि उनके बारे में मज़ीद और जानने का मौका मिला। बब्बू बराल साहब जेन्युइनली एक बहुत ही अमेजिंग इंसान थे, लेजेंड थे इन हिज ओन राइट। आज आपसे रिक्वेस्ट करूँगी ब्रेक में जाते हुए उनको ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूनिक पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात कराएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से पहले मैंने आपको वादा किया था कि एक बड़े इंटरेस्टिंग इंसान से आपकी आज मुलाकात कराने लगे हैं। एक्चुअली व्यूअर्स, आपको पता है कि जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ, बाहर जाती हूँ, जब भी मुझे कोई इंटरेस्टिंग या कोई डिफरेंट चीज़ नज़र आती है तो मैं हमेशा उस पर सवाल ज़रूर करती हूँ और फिर सोचती हूँ कि पाकिस्तान में ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही। तो पिछली 2 जो मेरी ट्रिप्स थी पाकिस्तान से बाहर, बैंकॉक नॉट सो मच, मगर जब मैं लंदन गई तो लंदन में मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें नोटिस की जो पाकिस्तान में नहीं होती और जिनकी वजह से मुझे बड़ी दिक्कत भी हुई क्योंकि वो चीज़ें पाकिस्तान में नहीं होती। जैसे कि कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ पे मैंने चीज़ें ख़रीदने की कोशिश की, अभी बल्कि बता ही रही थी इनको कि बेकरी गई, बेकरी से जाकर कुछ सामान ख़रीदा, उनको पैसे देने की कोशिश की तो उन्होंने कहा जी हम पैसे नहीं लेते। मैंने कहा क्या मतलब आप पैसे नहीं लेते? मैंने कहा तो फिर क्या लेते हैं? तो उन्होंने 2-3 चीज़ों के नाम लिए, आपका ये अकाउंट है, आपका ये चीज़ है, आपका वो चीज़ है, आप अपने मोबाइल से। मैंने कहा जी मैं बाहर से आई हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर ऑनलाइन उनको पैसे मैंने ट्रांसफ़र किए तो कहीं वो जाके मामला हुआ और वो चीज़ें लेके मैं निकली, क्योंकि वो लोग कैश लेते ही नहीं थे। तो अगर पैसों की, कागज़ वाले पैसों की कोई वैल्यू नहीं है तो फिर क्या होगा? हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडिविजुअल हैं, बैंकर हैं और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं। वैसे तो अपनी कंपनी के CEO हैं जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही काम करते हैं। अहमद अली सलीमी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। वैसे तो मैंने आपकी ब्रेक के दौरान दिमाग की दही निकाल ही दी है 50,000 बातें करके जी, जो आप मान भी रहे हैं। क्योंकि मसला पता है क्या है अहमद, पिछले दिनों में बार बार ये सोच रही थी कि ये क्या है। और हम लोग पहले देखे जब बाहर जाते थे तो सिर्फ ये होता था कि डॉलर खरीद लो। जहाँ भी जा रहे हो, अमेरिका, कनाडा, कहीं भी जा रहे हो, लंदन भी जा रहे हो तो डॉलर आपके पास है, या चले पाउंड खरीद लिया आपने लंदन या उस एरिया में जाने के लिए, तो आपने वो उधर के पैसे खरीदे और आप ठीक हो गए। हर चीज़ कैश पे होती थी। अब क्या हो रहा है? हो ये रहा है जुगन कि कैश जो है अब बिल्कुल ऑब्सोलीट हो गया है, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। आप देखें कैश आपको जेब में रखना पड़ता है। कैश से मुराद, हम बार बार अब कैश की जो बात करेंगे ना व्यूअर्स, हम बात करें रुपयों की। 5,000 रुपए, 100 रुपए, 1,000 रुपए, नोटों की अब हम बात करें। पैसों की वैल्यू है जी, लेकिन नोटों की वैल्यू नहीं रही। अब वो नोट कभी आपको जेब में रखने पड़े, कभी आपके पास चेंज नहीं है, कभी आपने किसी को ज़्यादा अमाउंट देनी पड़े तो आपके पास पैसे नहीं है। इसीलिए वो पैसे फिर उसके बाद हो गए प्लास्टिक मनी। अब वो प्लास्टिक मनी भी ख़त्म होने वाली है। प्लास्टिक मनी से मुराद आपका ATM कार्ड, आपका क्रेडिट कार्ड, आपके ये जो कार्ड अब हो गए डिजिटल, यानी कि आपके मोबाइल के अंदर सारे पैसे होंगे। जितनी ट्रांजैक्शन आप करना चाहते हैं, जो आप बैंकिंग के अंदर करना चाहते हैं, वो आपके मोबाइल में होती है। मोबाइल स्नैचिंग नहीं खत्म होती, तुसी वो मोबाइल दे विच ही सारा कुछ पा रहे हो। नहीं, देखें इसका फ़ायदा ये पाकिस्तान के अंदर अभी भी बहुत बड़ी ऐसी आबादी है जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, लेकिन आपके पास मोबाइल फ़ोन है। 80% आबादी के पास आपके पास मोबाइल फ़ोन है। ये जो गैप है, इस गैप को किसी ने ब्रिज करना है। वो अब ब्रिज हो रहा है डिजिटल मनी से, जिसको मैं कहता हूँ मोबाइल फ़ोन के अंदर आपके पास पैसे हैं, क्योंकि आप उसी वक्त इंस्टेंटली किसी को भी पैसे दे सकते हैं। अच्छा, शहरों में तो थोड़ा सा डेबिट कार्ड वाला ही सिलसिला हुआ ना बॉस जी। देखें लेकिन उसके लिए आपको बैंक अकाउंट चाहिए जी। आपको पता है बैंक अकाउंट खोलना कितना मुश्किल काम है इस मुल्क में जी। अच्छा, आपको पता है मैंने अपने घर के सारे स्टाफ का बैंक अकाउंट खुलवाए हैं और मेरे दिमाग की दही निकल गई। किसी का शिनाख्ती कार्ड सिरे से ही नहीं बना हुआ, उनके अम्मा अब्बा का भी नहीं है, उनकी जद्दी पुश्ती पूरी ढूंढी, उनके खानदान को रजिस्टर करवाया। देखिए ये सारी बड़ी अच्छी चीजें हैं, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको ID कार्ड तक नहीं अपना बनवाना आता, उनके लिए आपको पता है ये बहुत बड़ा मसला बनता है। और आपको पता है मुझे एहसास तब हुआ जब मैंने अपने स्टाफ का बनवाना था। मुझे तो होश ही नहीं थी कि ये कितना मुश्किल काम है। हम क्योंकि
अपने प्रिविलेज को रिकग्नाइज नहीं करते हैं। लेकिन अब जो है जो बैंक अकाउंट है वो मोबाइल के ऊपर आप खोल सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज आ गई, अपने मोबाइल के ऊपर आप तस्वीर खींचते हैं, अपने आईडी कार्ड की 1-2 इन्फॉर्मेशन देते हैं और बैंक अकाउंट खुल जाता है। आपको ब्रांच के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मतलब बिजली का बिल लेके जाएं और ये वाली चीज लेके जाएं, अब ऐसा कुछ नहीं कोई होता। बंदा लेके आए जो वेरीफाई करेगा कि जी, मैं आपकी इसकी गवाही देता हूँ। नहीं, अब अपने मोबाइल के ऊपर आप ये अकाउंट खोल लेते हैं बड़ी आसानी से। उसके अंदर फिर आप अपने बिजली के बिल भी पे कर लेते हैं, किसी को पैसे भेजने हैं वो भी भेज देते हैं। अगर आपने कोई डिफरेंट किस्म का अकाउंट, सेविंग अकाउंट खोलना है, आप वो भी खोल लेंगे। और इसके अलावा बेशुमार, अगर आपने बच्चे की स्कूल की फ़ीसें पे करनी है तो वो भी आप पे कर देते हैं अपने मोबाइल के ऐप के थ्रू। तो ये बहुत बड़ी चेंज है। पाकिस्तान में अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 5 नए बैंक्स मुतारिफ़ करवाए हैं, डिजिटल बैंक्स जिनका नाम है। अच्छा, फिनटेक क्या है? फिनटेक जो है ये देखें, ये इसको कहते हैं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी कंपनीज होंगी जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज करेंगी। हमारे जो बैंक्स हैं या पूरी दुनिया में बैंक्स हैं वो बहुत पुराने बैंक्स हैं। बॉस देखिए, फाइनेंशियल कंपनी होती है, बैंक होती है जी। एक बैंक का एक पूरा सिस्टम होता है जिसको वो लेके आगे चलते हैं। क्या फाइनेंशियल कंपनीज में इतनी पसली है कि वो बैंक के लेवल का काम कर सकती हैं? एक ये बहुत बड़ा सवाल है। जी सर, बिल्कुल है। ये स्टेट बैंक से रेगुलेटेड होते हैं, इसकी बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंस होते हैं जो कि पहले आप इंश्योर करते हैं। आज तक पाकिस्तान में कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जो बैंकरप्ट हुआ, बिकॉज ये बहुत टाइट रेगुलेशंस के ऊपर स्टेट बैंक इसको चलाता है। तो इस वजह से ये टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, बिकॉज ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आती हैं और फिर उसके अंदर मोबाइल अकाउंट जो आपका होता है, मोबाइल अकाउंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें मुतारिफ़ करवाते हैं। मैं एग्जांपल दूँ ज़राअत का। शहरों में तो शायद हम सबको पता है, थोड़े बहुत हम पैसे ट्रांसफ़र डिजिटली करते हैं, लेकिन ज़राअत में, एग्रीकल्चर के अंदर फार्मर्स क्योंकि बहुत दूर दराज होते हैं, उनके अकाउंट खुलवाने का मसला होता है। जैसे आपने पहले कहा, उनको अब मोबाइल के ऊपर अकाउंट खुलवा रहे हैं, उनकी पेमेंट्स होती हैं। फार्मर के ऊपर सबसे बड़ी जो फार्मर की ज़रूरत होती है वो ये होती है उसको पैसे टाइम पे मिल जाए। अब जो पैसे टाइम पे मिलेंगे वो आपकी ऐप के ऊपर मिलते हैं। बहुत सारी ऐसी ऐप्स अब आ गई हैं जो एग्रीकल्चर के ऊपर काम करती हैं, जो फार्मर्स की प्रॉब्लम्स सॉल्व करती हैं। जहां उनको पैसे चाहिए होते हैं जल्दी, वहां उनको फ़ौरन के पैसे मिल जाते हैं। होता ही है ना कि देखिए, ये सारा कैश का क्योंकि काम है, वो सामान तैयार हुआ, अब उन्होंने उसको सेल करना है और उन्होंने फौरन सेल करना है। एक टाइम होता है, वरना चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, राइट? क्योंकि हर चीज जो है वो स्टोरेज में नहीं जा सकती। अब उन्होंने अब बड़ी दफा लोग चीज ले जाते हैं, कहते हैं हम पैसे भिजवा देंगे, वो फिर हफ्तों महीनों पे बात चली जाती है। अब ऑन द स्पॉट उन्होंने कहा कि ये आपका सामान है, आप पैसे भेज दें। उन्होंने उसी वक्त पैसे भेज दिए, उन्होंने कहा जी तुसी सामान ले जाओ। बिल्कुल। तो इमीडिएट कैश डीलिंग जी। और ये जो और अगला काम वो अपना स्टार्ट जी, और ये जो फिनटेक्स आपने बताई, ये फिर ये टेक्नोलॉजी सारी, ये फिनटेक्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनीज क्रिएट करती हैं जिसके अंदर इंस्टेंट पैसे आ सकते हैं। इंस्टेंट जो फार्मर की जितनी प्रोड्यूस है वो सारी दे सकते हैं आप। तो ये सारा काम टेक्नोलॉजी कंपनीज करती हैं, जो नई टेक्नोलॉजी कंपनीज है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही होती हैं, इसलिए इनको हम फिनटेक्स कहते हैं। और ये पूरी दुनिया में सक्सेसफुल है। हमारे जो कुछ दोस्त ममालिक हैं पाकिस्तान के बाहर, वहाँ अब एक जो रेडी वाला है वो भी QR कोड स्कैन करता है पेमेंट करने के लिए, वो कैश नहीं लेता उसके ऊपर, क्योंकि कैश की एक जब आप लेते हैं कभी चेंज नहीं होगा आपके पास, कभी आपके पास पैसे पूरे नहीं होंगे, किसी को 100 रुपये देने हैं उसके पास 50 रुपये होंगे, तो वो उन्होंने QR कोड लगा दिए और हर जगह QR कोड चलता है। और ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है व्यूअर्स, लोग पहले अपनी दुकानें और दफ्तर और इस तरह की चीज़ें खोलने से डरते इसलिए होते थे। तो आप अक्सर देखते होंगे व्यूअर्स के जब दफ्तर बंद होने के कुछ ऐसी जगहें होती है जहाँ पे कैश का बिजनेस ज़्यादा होता है, वहाँ पे 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं, अंदर काउंटिंग चल रही है, काउंटिंग हो गई, वो सारा सामान थैले में गया, बोरी में गया, वो फिर आगे गया, फिर वो रात के वक्त ये डीलिंग हो रही है, सुबह सुबह सबसे पहले जाके फिर पैसे डिपॉजिट की। बड़ा एक बिल्कुल हेक्टिक बहुत है, हेक्टिक है। मतलब आपके काम पे आपका इतनी मेहनत नहीं लग रही होती जितनी आपकी फाइनेंशियल डीलिंग के ऊपर मेहनत लग रही होती है। बिल्कुल। और हमें ऐसे लगता है अगले 5 साल में बहुत कम ब्रांचेस होंगी और बहुत सारा काम जो है वो मोबाइल के अंदर जो आप पैसे, जिसको हम डिजिटल बैंकिंग कहते हैं, वैसे होगा। अच्छा, क्या क्या होगा ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। व्हाट इज द फ्यूचर होल्ड? समझा तो आपने दिया कि ये मामला क्या है, अब ये किस तरह से होगा, हम क्या कर सकते हैं, और अगर आपसे बात हो ही रही है तो हाउ डू वी स्टे अहेड ऑफ द गेम? जी, होता ना, सब ने बिटकॉइन खरीद लिया, आप सारे बैठ के कह रहे हैं हाय हम भी ले लेते हैं। तो अहेड ऑफ द गेम हम कैसे रहें, ये हम आपसे जानेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम बातचीत कर रहे हैं अहमद अली सलीमी से। आप फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, बैंकर हैं और अपनी कंपनी के CEO भी हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अच्छा, मुझे ये बताइए अहमद, जो ब्रेक से पहले बात हो रही थी, ये तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि अब कैश रुपए जो हैं जी वो उसकी जगह कार्ड्स की भी अब आपको ज़रूरत नहीं होती, अब आपके मोबाइल के ऊपर जो है वो सारा कुछ आपको मिल जाता है। तो मुझे थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें कि अब होगा क्या, करना क्या है, जी फ्यूचर किधर है? जी फ्यूचर ये देखिए, रुपए की तो वैल्यू अगर आपने मैट्रिस के नीचे रखा हुआ है संभाल के तो वो गिर जाती है। अब आपके पास अगर वो आपने वो पैसे बैंकिंग सिस्टम में लेकर आने, अगर आप एक बंदा जो है डिजिटली तरीके से सेविंग अकाउंट खोल लेता है तो उसके पैसे बढ़ेंगे भी थोड़े अरसे से, और वो जो वैल्यू है वो उसकी कम नहीं होगी। इसी तरीके से और बहुत सारी प्रोडक्ट्स बैंकिंग के अंदर होती है जो कि आप बना सकते हैं और कस्टमर को दे सकते हैं, जिससे उनकी वैल्यू जो है वो लूज़ नहीं होगी, बल्कि वो, और आजकल आपको पता है महंगाई का दौर है, हर रोज़ प्राइसेस बढ़ती हैं। तो ये पैसे अगर आप किसी न किसी बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर डिजिटली खोल के लगा देंगे, आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये पैसे की वैल्यू आपकी बढ़ेगी, बजाय ये कि ये कम होगी। आपको कम से ज़्यादा से मुराद ये कि आपको उस पर कोई बेनिफिट भी होगा। देखिए, अगर आप सेविंग, अगर पैसे अपने सेविंग अकाउंट में रखे और मैट्रिस में नहीं रखे तो उसके ऊपर आपको थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। ठीक है। उसके ऊपर अगर आपने टर्म डिपॉजिट पे किया, अब ये काम सारा डिजिटली होगा, ताकि पहले जो लोगों को हिचकिचाहट थी कि ब्रांच में नहीं जाना, वो 10-15 डॉक्यूमेंट्स देंगे और ये सारा काम करेंगे, अब वो अपने घर पे बैठ के फ़ोन से ये सारा काम कर सकते हैं। कभी कभी किसी के पास फॉर एग्जांपल लाख रुपया सेव हो गया जी, अब आपको समझ नहीं आ रही है आप क्या करें। जी। खरीदा आप ऐसा 6 लाख रुपए में आजकल क्या सकते हैं ना, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, सोना वोना क्या मिलना है आपको, तोला भी नहीं आपको सोना मिलना उसका। सो बात ये है कि वो 1 लाख रुपया अगर किसी ने सेव करना भी है, उसके लिए अगर आपको बैंक जाना है, वही वाली बात 36 डॉक्यूमेंट साइन करनी है और वो करने, उस वक्त तक वो लाख रुपया खर्च हो चुका होता है। और जो मैट्रेस वाली आपने बात की कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं, कैसे मुल्क में रहते हैं, दुनिया में नहीं, एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे अभी भी जब चोरी होती है तो बहुत सा सोना और बहुत से पैसे लेके लोग चले जाते हैं, क्योंकि किसी की सेफ के अंदर पड़ा हुआ था या किसी ने अपनी लकड़ी की अलमारी के अंदर ताले के अंदर रखा हुआ था, तो कितना मुश्किल है ताले को तोड़ के उसमें से पैसे निकालना। बिल्कुल ऐसे चोरियां भी हो जाती हैं। चोरी। अच्छा, ये जो डिजिटल मनी है जो मोबाइल के अंदर है, कि आपको जो लोगों का ये तासुर है कि शायद ये सिक्योर नहीं होती, ये बहुत सिक्योर होती है। आप देखेंगे आपको एक वन टाइम पासवर्ड कोई भी ट्रांजैक्शन करे आता होगा, पीछे से जो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम कर रहे होते हैं जिससे कस्टमर के, पब्लिक के पैसे सिक्योर हो रहे हो, और अगर कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो भी जाता है तो बहुत सारे केसेस के अंदर वो पैसे वापस मिल जाते हैं, वो कंपनी वो पैसे कस्टमर्स को वापस कर देती है। तो ये ज़्यादा सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू जो आप ब्रांचेस की बात करते हैं जहाँ चोरियाँ होती है, ये ज़्यादा सिक्योर है। इसके ऊपर डिजिटल के अंदर आप बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लगा सकते हैं कस्टमर की। तो ये तासुर ज़रा गलत है कि ये सिक्योर नहीं है, ये बहुत सिक्योर मनी होती है, ये सिक्योर मनी होती है। अच्छा, अब ये पूरा मामला कैसे किया जा सकता है और हम अपने आप को कैसे इससे फ़ायदा भी दिलवा सकते हैं? होता है ना, हर चीज़ के बेनिफिट्स होते हैं और साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो अगर सिक्योर है, सारा कुछ है, तो अब हर बंदा के अपना अकाउंट खोल ले या सिर्फ स्पेसिफिक लोग करें, और आप किन लोगों को टारगेट करें, ये हम छोटी सी एक ब्रेक लेनी है, नन्ही मुन्नी सी 2 मिनट की, उसके बाद हम वापस आ रहे हैं, हमें गाइड कीजिएगा। ठीक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अहमद अली सलीमी हमारे साथ हैं। बहुत सी ब्रेकों के साथ हम इनसे बात कर रहे हैं, लेकिन अहमद फाइनली हम नो कैश, नो पेपर मनी, नो प्लास्टिक मनी का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? जी, जुगन को क्या इसका फ़ायदा है या क्या सिर्फ किसानों को इसका फ़ायदा है? जी देखिए, सबको फ़ायदा है। कैश सबकी ज़रूरत है। कैश हर चीज़ की पेमेंट जो है आपको पता है कैश में होनी है। आप अपने घर पे किसी की देनी है, कैश में होगी। तो जब वो मनी आप डिजिटली करते हैं वो फ़ौरन मिल जाती है, आपको इंस्टेंटली मिल जाती है, और फिर जब वो पैसे आपके पास उसके अंदर आ जाते हैं तो उसके अंदर आप बहुत सारे पेमेंट्स कर सकते हैं, बिल पेमेंट्स कर सकते हैं, आप सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं जिसके अंदर कस्टमर को फ़ायदा हो सकता है। तो वो आपके और उसके बाद जो आपके पास महंगाई हो रही है पाकिस्तान में, उसके अंदर अगर आपने पैसे अकाउंट में रखे हुए हैं और आपने कोई अच्छा प्लान उसके अंदर लिया हुआ है तो उसके ऊपर आपको फ़ायदा हो जाता है। तो वो आपको जो इसमें ज़रूरत है आगाही करने की, लोगों को बताने की कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़रूरी चीज़ है जो कि आपको लेनी है। अच्छा,
ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि बहुत महंगे वाले फ़ोन्स के ऊपर क्योंकि देखिए मोबाइल ना, पे अब हर अकाउंट बंदा खुल सकता है। स्मार्टफोन तो नहीं अफोर्ड करता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी तक बटन्स वाले जी, फोन यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। जो बटन वाले फ़ोन भी हैं या छोटे फ़ोन भी हैं, उनके ऊपर भी आप बड़ी इजीली अकाउंट खोल सकते हैं और उसके अंदर सारी सर्विसेज कर सकते हैं। और ये मेरा ख्याल है उसके लिए थोड़ी स्मार्टफोन होना जरूरी नहीं उसके लिए स्मार्टफोन होना ज़रूरी नहीं है। और बहुत सारी बैंकिंग सर्विसेज कर सकते हैं आप। *786# एक बटन मिलाते हैं और उसके ऊपर आपके पास एक पूरी अकाउंट करने की जो है ना लिस्ट आ जाती है, आपने वो बटन दबाया जो चीज़ आपने करनी है और वो काम आप कर सकते हैं। तो ये ज़रूरत है। अच्छा, अब जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुतारिफ़ करवाया 18 साल से कम के बच्चों के भी अकाउंट खुलेंगे, तो अब पाकिस्तान में हर एक का अकाउंट खुल सकता है, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी के ऊपर। मेरा एक सवाल है, जैसे कि मेरा बेटा है हमजा, अगर वो कनाडा जा रहा है पढ़ने के लिए, वैसे एक सवाल है मेरा, क्योंकि अब इसी चीज़ की हम तैयारी करें, इंशाल्लाह उसका वो जिधर भी जाता है, वो अगर बाहर चला जाता है पढ़ने के लिए, मैंने अगर उसको पैसे भेजने हैं, उसका क्या मामला होगा? क्या वो इस चीज़ के थ्रू हो सकता है? जी, इसके थ्रू हो सकता है, लेकिन कुछ सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए ये इंस्टेंटली नहीं होता, 2 से 3 दिन के अंदर होता है, लेकिन इसका भी टाइम बहुत शॉर्ट हो जाता है और टाइम बहुत शॉर्ट हो गया। पहले रेमिटेंसेस का होता था ना कि वहाँ से यहाँ पैसे आते थे, लोग भेज देते थे जो बाहर काम करते थे, और यहाँ से अगर कोई माँ बाप है, व्हाटएवर है, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके बच्चे बाहर हैं, तो वो उनको भेजते थे। तो ये सिस्टम जी, और रेमिटेंसेस को भी डिजिटली मुतारिफ़ करवा दिया गया है पाकिस्तान में। अगर आपने सऊदीया से पैसे भेजने हैं तो वो इंस्टेंटली वहाँ से पैसे भेजे जा सकते हैं और वो पाकिस्तान के अंदर लैंड हो जाते हैं अकाउंट के अंदर फौरन। जी, हमारा बहुत सारे लोग सऊदीया के अंदर जो है एम्प्लॉयड हैं और बहुत सारे पैसे पाकिस्तान के अंदर वो भेजते हैं, जो देहातों में भी जाते हैं और दूसरे छोटे शहरों के अंदर भी वो जाते हैं, और वो रेमिटेंसेस अब डिजिटल के थ्रू हम मुतारिफ़ करवा रहे हैं। अच्छा, इसमें कोई आपके टैक्सेस का इशू तो नहीं आएगा? अब जैसे कि आप अगर टैक्स पेयर हैं, बैंक जब आप अपनी टैक्स फाइल करते हैं, जिस तरह मैं अपनी सारी के सारे अपनी बैंक, जितने भी मेरे बैंक अकाउंट हैं या जो भी हैं, वो सारे के सारे अपने अकाउंटेंट को देती हूँ और सारी चीज़ें देती हूँ। इस किस्म की चीज़ पे टैक्सेस कैसे हैंडल होंगे? आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? जी बिल्कुल। देखें, अगर आप फाइलर हैं, जो हर बंदे को होना चाहिए जी, और फर्ज है आपका एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान टू बी अ टैक्स फाइलर बाय द वे। तो अगर आप टैक्स फाइलर हैं तो उस केस में क्या चीज़ें बैंक की तरह ही क्लियर होती हैं? ये जी बिल्कुल बैंक की तरह ही क्लियर होती है, और ये सारा पीछे का जो सिस्टम इसके ऊपर बनता है ये डिजिटली बन चुका हुआ है ऑलरेडी। अगर आपको अपनी टैक्स की स्टेटमेंट चाहिए किसी पर्पस के लिए, तो आपकी मोबाइल ऐप के अंदर वो मिल जाती है, तो आपको डाउनलोड हो जाती है। नॉर्मल बैंक है जी, उसी तरह ये भी बैंक है जी। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने किसी ब्रांच में जाके लाइन में नहीं खड़ा होना, बिल्कुल। आपको चेक बुक की जरूरत नहीं है, आपको बेसिकली किसी भी ऐसी पेपर की जरूरत नहीं है, हर चीज डिजिटली हो सकती है। जी, अगर आप पाकिस्तान से बाहर देखेंगे तो पाकिस्तान के बाहर अब ब्रांचेस बहुत कम नजर आती हैं, आपको नजर ही नहीं आती। अल्लाह, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने आपको बताया था ना, मेरे वो भी कुछ दिन पहले ईद जब गुजरी तो मैसेज आया मेरे, हमारे एक फैमिली का जो ग्रुप है जो अमेरिका में होता है, नेफ्यू टीपू, उसने मैसेज किया कि हियर इज माई वेनमो अकाउंट, और वो ना एक बार कोड सा था। तो मैंने देखा, मैंने अपने मियाँ को कहा, मैंने कहा ये क्या है? कहता है कुछ नहीं, अगर किसी ने पैसे भेजने हैं तो वो इस अकाउंट में भेज सकते हैं। मैंने कहा ये क्या नई कहानी शुरू हो गई है? तो फैसल ने कहा अब तो सारे वहाँ पे वेनमो यूज़ करते हैं। सो बात ये है कि देयर आर ऐसी चीज़ें बाहर के मुल्क में तो कब से चल रहा है। रात के 2 बजे बैठे बैठे आपको ख्याल है ओहो मैंने फलां की पेमेंट करनी थी, वो ड्यू है, आप बैठे बैठे रात के 2 बजे भी किसी की पेमेंट क्लियर कर सकते हैं। अब आपको टेंशन इस चीज़ की नहीं है कि सुबह 9 बजे बैंक खुलेगा, मैं बैंक जाऊंगी या जाऊंगा और वहाँ से यानी कि हर चीज़ घर बैठे हो सकती है। देखिए बहुत से ऐसे हमारे बुजुर्ग हैं घरों में जो नहीं बाहर निकल सकते, हर बार जाके अंगूठा नहीं लगा सकते, हर बार जाके दस्तखत नहीं दे सकते। एंड में आप हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा जो लास्ट मैसेज ये है कि हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस की ज़रूरत है। लोगों को चाहिए वो इसके फ़ायदे उसको बताएं, हर एक के पास अकाउंट खोलें, उसको पैसे रखवाएं, और जिनके पास नहीं है वो ये सर्विसेज यूज़ करें। ये सर्विसेज फ्री हैं। अगर आपने कोई अकाउंट खोलना है तो आपको कोई बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़ीरो अकाउंट से भी खोल सकते हैं। और फिर जब आपका दिल करे या आपके पास पैसे आए तो आप उसके अंदर डिफरेंट तरीक़ों से रख सकते हैं। आप एजेंट में भी रख सकते हैं, आप दूसरे बैंक से ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, आप कैश डिपॉजिट मशीन्स होती हैं, आप उसके अंदर भी पैसे रख सकते हैं। तो ज़ीरो बैलेंस में भी रख सकते हैं और अब कोई आपको घर पर आ जाने की ज़रूरत नहीं है।
कोई ऐसी जगह जहाँ पे बंदा ये बाकी इन्फॉर्मेशन ले सके, जिस तरह हमारे व्यूअर्स अभी देख रहे हैं जी कोई वेबसाइट, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे जाके बाकी की डिटेल्स ले सकें? जी वेबसाइट है इसके ऊपर। अगर आप स्टेट बैंक की वेबसाइट लेंगे तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, और जो डिफरेंट बैंकिंग वेबसाइट्स हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी की वेबसाइट्स हैं, तो इनके ऊपर भी हर वेबसाइट के ऊपर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आप लोग स्टेट बैंक की वेबसाइट पे जाके पूरा चेकआउट कर सकते हैं मामला, और आप अपना अकाउंट बड़े आराम से खोल सकते हैं। स्पेशली मेरी बहनें, मेरे भाई जो गांव देहातों में रहते हैं, उनके लिए ये बहुत इशू बनता है कि गांव में एक बैंक है, कभी खुला है कभी नहीं खुला, कभी कोई मसला है कभी कोई इशू, और बंदा नहीं उठ के जा सकता। तो जब आपको एक कन्वीनियंस घर बैठे मोबाइल पे मिल रही है, और बाय द वे ज़रूरी नहीं है कि आपके पास महंगा मोबाइल हो, आपके पास नॉर्मल वो बटन्स वाला मोबाइल भी है, तो तब भी आप इन सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। तो जब ज़िंदगी आसान हो रही है तो मंजियों के नीचे और तकियों के नीचे और अलमारियों के अंदर और फलां चीज़ के पीछे पैसे छुपाने से 100 गुना बेहतर है कि आप अपने पैसों को सिक्योर करके अपने पास एक्सेसिबल रखें, कि जब आपको ज़रूरत है आप यूज़ कर सकते हैं। एंड आप सोचें कि कैश भी आपने किसी के घर जाके पहुंचाना होगा अगर रात के 2 बजे, तो आपको फिजिकली जाके देना पड़ेगा। ये एक ऐसी चीज़ है कि आप लाहौर में बैठे हुए हैं, कोई चीचा वतनी में बैठा हुआ है या लाला मूसा में बैठा हुआ है, आप उनको बैठे बैठे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मज़ीद डिटेल्स आप स्टेट बैंक की वेबसाइट पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अहमद। थैंक यू। आई नो कि ये बड़ी बेसिक लेवल पे हमने बात की है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि हमारी व्यूअर्स को पता चले कि ये भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उनके लिए। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे एक बहुत ही प्यारा सेलिब्रिटी कपल हमें ज्वाइन करेगा। ब्रेक के बाद क्या बात है उम्मे लैला, क्या बात है। प्यारी शहजादी मेरी, आज तो सारी मैचिंग हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम भैया जान। आज प्यारे प्यारे लोग आए हैं, और मज़े की बात ये है कि जो गाना हमने अभी सुना वो रिसेंटली इनकी फिल्म एक निकली है रूबी अनम साहिबा की और हज़रत भट्ट साहब की, और ये बात करनी ज़रूरी है कि पता नहीं क्यों लगता है जैसे ये गाना जो है हाँ कि पावे सिर दी बाजी लग जावे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह वालेकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पलाले पलाले से लोग हमारे साथ हैं, और उम्मे लैला तो आप जानते ही हैं, एक बेहतरीन सिंगर और एक बहुत प्यारा उम्मे लैला। टैलेंटेड यंग लेडी हैं। रूबी अनम साहिबा को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही रूबी कहते हैं अनम भी कहने की ज़रूरत नहीं। पता होता हमारे एक ही हीरा है हमारी इंडस्ट्री में, और वो रूबी अनम है, ठीक है ना, उसके अलावा और कोई हीरा नहीं है। अब जब हम बात करते हैं लड़कों की, लड़के, ओह माय गॉड, लड़के। आज मैं आपको एक वार्निंग और एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ व्यूअर्स। रूबी अनम साहिबा एक मिशन पे आज आई हैं। वो हज़रत भट्ट साहब की असलियत आपको बताना चाहती हैं। मैं तो आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि एक बेहतरीन सिंगर हैं, लेकिन मुझे कहा गया है कि बेहतरीन नहीं कहना, इसलिए आप सिंगर हैं, माठा सिंगर। और हाँ माठा, मैं माठा नहीं कह रही, ये वो वाला शो नहीं है। लेकिन जब वो वाला शो करेंगे उस पर जरूर बुलाएंगे, ठीक है ना। तो एक तो ये सिंगर हैं, क्या हैं, माठे हैं कि अच्छे के बेहतरीन है, ये एक सेकेंडरी बात है। उसके अलावा तेरी फेवर जो बात इन्होंने अपने मुंह से कही है वो मैं मानने की, वो तो हम सारी कहते हैं एक बेहतरीन प्रोड्यूसर हैं, शुक्र, जो रूबी जी खुद अपने मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सिंगर क्यों नहीं है ये ठीक, पहले ये मुझे बताएं। अच्छा, मैंने उसके बाद मैं पूछूंगी लड़का ठीक है कि नहीं, इसलिए पहले सिंगर का बताएं। मैंने सारी जिंदगी जुगन ख्वाजा परवेज मरहूम के साथ गुजारी, उनके साथ, उनके मतलब उनके चेले, उनके दोस्तों में या उनके साथ ही। तो मैंने नुसरत फतेह अली खान से लेके, देखिए मैं गल की तो विच कुकू कुकू कीता, सॉरी मेरी गल ही खराब हो गई। अच्छा मैं ये जान के ये आपको पता है जब आप बात करें तो दूसरा कुछ खा रहे तो ऐसे। सर भाई क्या प्रॉब्लम है आपको? कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप आज शो पे सिर्फ रूबी को तंग करने आए हैं? नहीं, यकीन माने ऐसा दोस्त कोई है इरादा, वो। मेरा कोई इरादा नहीं है ऐसा, मैं एंजॉय करने आया हूं। नहीं ऐसा भाई बहुत बुरी बात है, देखिए वो मतलब हमारी फ्रेंड प्लीज है। प्लीज आप कैरी ऑन। नहीं तो अब मतलब आप अपनी दीदी समझें, जी हैं, थोड़े रिगार्ड के साथ। बिल्कुल हैं। तब आप ख्याल नहीं रखते उनका, वो बड़ी हर्ट है आपसे। नहीं मैं बहुत ख्याल रखता हूँ, यकीन माने। ऊंची बोल के बताओ ना जरा, तुम इतना मरी आवाज में क्यों बात कर रहे हो? सुबह सुबह का शो है, इतना मजे का शो है, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, लाइव देख रहे हैं लोग, इसमें तो चांस ही नहीं है एडिटिंग का। ये ना हो ना कि मतलब अब लाइव शो में आप डेड बिहेव करें, हो नहीं सकता नहीं ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप पहले वो अच्छा भाई आप रूबी को तंग क्यों करते हैं? मेरी दोस्त है, मेरी फ्रेंड मैं है, तंग नहीं क्यों आप करता। तंग करते हैं?
एक मतलब क्या जेलसी का मसला नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ मसला नहीं क्या है। प्रॉब्लम है? मैं तंग बिल्कुल नहीं करता इन्हें, अच्छा ये खुद मानती है इस बात को। अच्छा। पूरी दुनिया कह रही है, बल्कि अभी मेकअप रूम में मुझे 2 बंदों ने कहा है कि आपके हस्बैंड आपको इतना तंग करते हैं, हम आपके तो प्रोग्राम्स में देखते हैं। नहीं, मैंने कभी तंग नहीं किया। बेसिक होता ये है कि मैं आपको पता सांस है, लेता हूँ सोशल मीडिया और आजकल, उनको ये चीज बॉदर करती है। सोशल मीडिया आजकल नहीं। एक्टिव बहुत, आपको पता है इस चीज का, उससे ज्यादा एक्टिव रूबी अनम। उससे ज्यादा एक्टिव ही है। अब होता क्या है कि मुझे कुछ नहीं मिलता ना, तो मैं इन्हें बताए बिना लाइव इनको इनके पेज पर ले लेता हूँ, और गलत करता है। और ये किचन में काम कर रही हैं, यार परसों मैंने कुकिंग कर रही हैं, लाचा रोटियां पहना पका हुआ है, रही हैं, टी-शर्ट पराठे पहनी पका हुई है, रही हैं। कितनी बुरी बात है। तो वो पब्लिक जोन सी है वो इन्हें प्यार करती है इस तरह ज्यादा। ये कहता लाचा और टी शर्ट में उनकी वीडियो बनाने का क्या तुक था अजहर भाई? वीडियो और, नहीं और, और बनाई, मैं लाइव पाल लिया। अच्छा और मैं बना क्या रही तो हूँ। वो वीडियो ही होती है। अच्छा सॉरी। हाँ, और मैं पालक गोश्त बना रही इसी के लिए कि ईद वाले दिन इसने कहा कि मैंने ईद वाले दिन अम्मी पालक गोश्त बनाती थी, बिरयानी बनाती थी, तो मैंने कहा मैं पालक गोश्त बिरयानी और साथ फिर नहीं तुझे पसंद है मैं वही बना लेती हूँ। बीवी वैसे माँ कितना हो जाती है कि नहीं, मैं तो वैसे भी 4-6 साल इसकी- के बाद महीने। नहीं, मैं वैसे भी इसकी माँ जैसी ही हूँ, क्योंकि केयर करनी पड़ती है। इसकी अम्मी को जाते जाते वादा किया हुआ है कि जितना आप प्यार करते हो मैं उससे ज्यादा ही इसकी केयर करूंगी। किसने आपको कहा था वादा करने को? मैं अम्मी जाते जाते मेरे हाथ पकड़ा हुआ था। इनको देखा ही ऐसा था, लास्ट हाथ ही इनका पकड़ा हुआ था, तो इन्होंने खुद ही बोल और दिया। आपने इसीलिए सोचा कि मैं सारी जिंदगी अब बाकी की इसको नहीं, मुझे मोटा इतना तंग करूंगा, इतना तंग करूंगा, 1.5 मोटा क्या साल, करूंगा, यानी 1.5 मोटा करूंगा। सच्ची कश्मीरी के साथ रहना पड़े लग पता जाता है। तो खुद तो वो सिंगल पसली है। नहीं, खुद तो डाइटिंग, ओह माय आजकल full dieting हो रही गॉड, जिम। मैं तो इसको हैरान हूँ, उसको सारे कपड़े आ गए जब हैं। फिल्म रिलीज की थी 19 जनवरी को, तब बहुत यानी कि मेरा वेट बढ़ आप गया खाते था। पीते घराने के लगते जी, जी, थे। अल्हम्दुलिल्लाह। अब लगता है कि जैसे अल्लाह माफी दे, पता नहीं मूवी का लॉस हो गया तो आपने इतना अपना वजन कम नहीं, कर नहीं, लिया। नहीं, तो ऐसा हमें कुछ पहले नहीं। मूवी पे अपडेट दे दे। देखिए आप मुझे बात नहीं करने दे रहे हैं अजहर भाई, हम 15 मिनट से दोनों बहनें बात करने की कोशिश कर रही हैं, आप हमें बात नहीं करने दे रहे। प्लीज आप बात कीजिए, अजहर भाई, मैं please। सुनता हूँ आपको अब आज। आपने बताइए आपकी मूवी कैसी गई, आप आगे हाँ। डिसार्ट होकर दोनों फिल्म बच्चे छोड़ दी। मुझे बताएं, चले नहीं। दोनों बच्चे बारी बारी बताएं। देखिए मूवी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गई है और फीडबैक बहुत अच्छा है। आपे भी बीच में बड़े पड़े वो तो आपको ऑब्वियसली सभी को पता है। जी, और पढ़ के हमें हसाल कराने पड़े। वो भी अल्लाह हो आपको गए। सलामत रखे, यही देखे ना बस ये पॉजिटिव दिल लोग से हैं। दुआएं हैं, बस मैं ये इतना नहीं कहूंगा। मैं एक बात बताऊं भैया, देखें आपकी बात नहीं है, आपको नहीं भी अगर जानते, बात बड़ी सिंपल है। अगर आपकी फिल्म आती है और उसको देखे बगैर डिसाइड कर लिया जाता है कि वो नहीं रिलीज होगी, तो ये बात गलत है जी ना? बिल्कुल आप पहले एक चीज को देखें, बिल्कुल। उसको एनालाइज करें, अगर आपके मसाइल हैं ऑन टाइम आप बताएं ताकि कोई कुछ कर भी सके। जी, बिल्कुल। बीइंग अ प्रोड्यूसर आपको पता है, अगर कल फिल्म रिलीज होनी है और मैं आपको आज शाम को कह रही हूँ कि भाई इसमें ये निकालते हैं, वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। Premiere, आपका premiere है उस दिन। डिस्टर्बेंस ये पैदा की गई थी कि 18th को हम लोगों ने प्रीमियर रखा हुआ था और 18th को ही लाहौर में ये प्रॉब्लम बनी हमारे लिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, resolve हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फिर मूवी, अच्छा पहले ये बताएं कि मूवी बनाने का आइडिया ये तो पहले बताएं ना रूबी जी, ये क्या, हाउ डिड दिस मूवी हैपन? ये मैं एक्सप्लेन करूंगी। नहीं आप क्योंकि प्रोड्यूसर आप हैं, आप इस फील्ड में ये चले हैं। एक्चुअली मेरे पास ना रूबी ने ये जिंदगी में फर्स्ट मूवी की थी, पहले कभी इन्होंने फिल्म नहीं की एज ए आर्टिस्ट। तो इन्हें एक ऑफर आई थी इफ्तिखार ठाकुर साहब की तरफ से, फिल्म चल मेरा पुत पार्ट 2 की, पार्ट देखे इफ्तिखार ठाकुर और नासिर चिन्होती नासिर भाई साहब की दोनों, तरफ हाँ। से। तो जो पार्ट 2 जब बना ना, तो ये एज ए आर्टिस्ट गई है वहां पर शूट करने के लिए। वो कड़ी वहां से जुड़ी कुछ मेरे साथ, कुछ फाइनेंशियली कुछ इश्यूज थे वहां पर, तो वो मेरे उनके साथ उनकी फेवर जो मुझसे हो सकी वहां पर मैंने की। वो सिलसिला ऐसा बना कि पार्ट 2 पार्ट 3 जो है ना, वो पाकिस्तान में उन्होंने मेरे हैंड ओवर कर दिया। पार्ट 1 इफ्तिखार ठाकुर साहब ने किया था ठीक है पाकिस्तान से एज ए को प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर ठीक। तो मैंने इसमें उनको सिर्फ फेवर ये दी थी कि मैंने काम उनकी फिल्म के लिए किया था एज ए लाइन प्रोड्यूसर। हाँ उससे मुझे एक्सपीरियंस हुआ काम का, हाँ जी, मुझे समझ आई इस चीज़ की कि काम अच्छा है, क्योंकि एज ए प्रोड्यूसर मैं टीवी ड्रामाज वगैरह मैं कर रहा था, टेली फिल्म्स वगैरह। तो माइंड बना। सेकंड मूवी रूबी के लिए आई मेरे पास ड्रामे वाले, अच्छा ये आई थी एज ए आर्टिस्ट। उन्होंने मुझे कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर पाकिस्तान से अप्रोच किया था, अच्छा ठीक है। इस फिल्म की टीम ने। तो इनको मैंने कास्टिंग कंप्लीट करके दी, बट उसमें कुछ ऐसे हर्डल्स हुए वहां पर क्रिएट यूके में शूट के दौरान।
तो आपको पता है काफ़ी अप एंड डाउन होता है ऐसे कामों में। वो अल्लाह ताला की तरफ से ये कह लें कि आप अल्लाह ताला ने मेरी, वो कहते हैं ना, हाथों में कुछ दुआएं थी, तो अल्लाह ताला ने कहा ये ले पकड़ बेटा, तू ये काम तू ही निकल, कर। हाँ। वो चांस मिला, उन लोगों को प्रॉब्लम थी, कोई फाइनेंशियली आ गई, उसमें मैंने उनके साथ एज ए प्रोड्यूसर इन हो गया। यहाँ से सिलसिला बना है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआएं चाहिए सबकी। अब सबकी 5 मोहब्बत। फिल्में हम इंशाल्लाह उनके साथ कर रहे हैं ओ कांग्रेचुलेशंस, दैट्स वंडरफुल। एज ए को प्रोड्यूसर। अच्छा, अब ये वाली जो फिल्म बनी थी, ये बाहर तो इसका बहुत अच्छा फीडबैक आया और बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया। जी बिल्कुल। बहुत अच्छी उसकी फिल्म। पाकिस्तान से भी फीडबैक इसका सभी जगहों से पॉजिटिव है। पाकिस्तान में देखिए अच्छा फीडबैक आया, पर देखिए ना हमारे सिनेमाज इतने नहीं है ना। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आई डोंट थिंक कोई भी बंदा रियलाइज कर रहा है, लैला आप ही एक बात रिकग्नाइज करोगे कि एज अ सिंगर एंड एज अ प्लेबैक सिंगर होता ये है कि पाकिस्तान में आप अगर फिल्म बना के सिर्फ पाकिस्तान में लगाते हो ना, तो हमारे इतने सिनेमा नहीं है कि उसके जी पैसे कवर बिल्कुल हो ऐसा जाए। ही है। 51 स्क्रीन सारे अच्छा, आपके पास हैं। अगर अल्हम्दुलिल्लाह अज़हर इतना तो अक्लमंद है, और फिर आप जिनके साथ काम करते हो ये भी आपको अच्छे लोग मिल जाएं, ये भी अल्लाह की रहमत है। और अल्लाह का इतना करम है कि इनकी जो मूवी है वो किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे आपको अनकरीब नज़र आएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह लॉस में नहीं जाते ये, क्योंकि मेरा ख्याल है और मेरी सोच है, और मुझे मेरे बड़ों ने समझाया है कि आपने जो हक हलाल के पैसे कमाए हैं ना, जो आपने मेहनत से कमाए हैं, वो कभी कहीं नहीं जाते। वो कहीं नहीं थोड़ा देर सही, लेकिन आ जाएंगे और आएंगे भी इंशाल्लाह। और फिर नाम भी, वो जो एक जो हमारी सोच है। एक्चुअली फाइनेंशियली जो है ना, अपने आप को रिकवर कर लिया हुआ था ओटीटी प्लेटफॉर्म से। वेरी गुड। आपको पता है कि उधर की मार्केट जरा काफी बड़ी बहुत है, बड़ी है, हाँ। तो वो हम लोगों ने राइट्स वहां पर पहले कर लिए हुए थे, इसीलिए हम लोग अपने आप को रिकवर कर चुके हैं। आप पूरा रिकवर कर हाँ चुके जी। थे। अच्छा, सो अब आगे क्या प्रोग्राम है और आजकल आप दोनों क्या कर रहे हैं, ये हमने जानना है। जी लैला, आपसे भी जानना है आप क्या करिए। पहले तो मैंने कहा इन दोनों से ब्रेक के बाद ये तो पूछने कि ये दोनों मिले कैसे, हाय, और ऐसे मिले कि लड़ते ही चले गए ब्रेक के बाद। और आपकी मेहरबानी है, ब्रेक में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करके मैं ये जाऊंगी ब्रेक में कि एक खातून हाय, अगर लाची और टी शर्ट में पालक गोश्त बना रही हाय, है लग तो रहा है। आपकी बड़ी मेहरबानी है कि उनकी वीडियो ना बनाया करें। ओके, आपने बोल दिया, अब नहीं बनाऊंगा। भाई बंदा वीडियो बना लेता है, बाद में एडिट कर लेता है, वो उनने नहीं, वीडियो नहीं live बनाई, लड़का लाइव चला गया। लड़का, oh my लड़का वो बुढ़ा थे, फिर मैं भी बुढ़ी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। किचन में नजर डालनी बहुत जरूरी है। बंद तो केसडियाज रहे थे, लेकिन रूबी अनम साहिबा ने कहा करेले की माँ बन रहे। अल्लाह दी कसम, खुशबू है दी। खुशबू क्या थी रूबी जी? शिमले की मिर्चें थी ना? जी जी, वो अच्छा, इसमें जो डाली है। बताइए क्या किया आपने? चिकन कैसेडियाज रेडी टू सर्व है। बिल्कुल, हमने जो चिकन रेडी कर लिया था वेजिटेबल्स ऐड करके, और थोड़ा सा हमने उसको पैन में ग्रिल करके सर्व कर दिया। ऑसम, थैंक यू सो मच। अब मैं इनसे ये पूछ लेती हूँ कि ये मिले कैसे? ये भयानक हादसा या खूबसूरत, हाँ आप बताएं। खूबसूरत, अब मैं क्या कहूँ, वाकया या ये भयानक हादसा, हाँ, ये कैसे रूनुमा हुआ? ये बताएंगे। मेरे ख्याल में इन्हें बोलने अच्छा, का अगले शौक की है। एक्सप्रेशन देखो, अगला ना ऐसे हो गया। नहीं, वो एक्चुअली मुझे ये एक बहुत पुरानी दास्तान है। नहीं, मैं एक्चुअली देख रहा हूँ, ये वही स्टूडियो है हाँ, जहाँ पर हमारी मुलाकात हुई थी। आई एम सो सॉरी जी, मुझे आपकी, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस सर। तो यही से मुलाकात हुई थी, और ये पीटीवी है जिसने हमारा रिश्ता करवाया था। देखो जरा, ये रिश्ता यहाँ हुआ था। पीटीवी ने अब ये काम शुरू करा दिया। देखे आपने 16 साल पहले करवाया था। चले अब, पीटीवी ने हमेशा बहुत अच्छे काम किए हैं। नहीं पीटीवी ने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन ये एक काम आप बताएं, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मानी कैसे? आपने तो बड़े शुरू में कह दिया था कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन शादी। अच्छा, शादी के लिए इत्तेफाक की बात है। अच्छा, हम दोनों में नहीं थे, ये भी शादी नहीं करना चाह रहा था, हम मैं भी दोनों शादी नहीं नहीं करना चाह रहे थे। मेरी तो एज हो गई भी थी शादी से ऊपर वाली। तो शादी से ऊपर वाली। हाँ, तो मुझे सारे कह रहे थे कि आप शादी क्यों नहीं करें, शादी क्यों नहीं करें। अब मैं अभी भी मेकअप रूम में ये बता रही थी, मैं क्या, मुझे लगता है पूरी दुनिया के पास सिर्फ एक ही मसला था, हाय शादी क्यों नहीं करी, शादी क्यों नहीं करी। मैं पता नहीं कैसे इसके घर वाले, मेरे घर वाले, बताओ ना, कहानी बताओ ना। यहाँ प्रोग्राम करी जी। थी, अल्लाह दी कसम, यहाँ होस्ट करी थी प्रोग्राम,
ये उसमें एज ए सिंगर आया। शाबा भी शाबा। हाँ, और मैंने इसको देखा, मैंने कहा हाय अल्लाह, बेचारा एड्डा पैड़ा सिंगर बट परफॉर्मर बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ख्वाजा परवेज़ मरहूम ने उस दिन अपने घर में उनकी एक बैठक रखी हुई थी, वहीं पे हम तमाम आर्टिस्ट थे, मदिया शाह, मतलब उसमें सायरा नसीम साहिबा, इस तरह के बुरे सिंगर है कि हमने इनको गाना गाने के लिए कहा ही नहीं और कहेंगे भी नहीं। हाँ। अच्छा, हाँ, मैंने नहीं, कहा नहीं, क्लियर कर दूं बात। तालियां बजा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, क्या करूं मैं। तो बस वहीं पे क्या कहते हैं, हम लोगों के एक ख्वाजा परवेज़ मरहूम के पास बैठते बैठते 2-3 दिन के बाद मैंने हज पे जाना था, और पता नहीं कैसे अचानक इसकी फैमिली हमारे घर आ गई। अच्छा, कुछ लोगों को ये पता कि कुछ नहीं, काफ़ी लोग यही कहते हैं कि लव मैरिज थी और बहुत कोई सीरियस इश्क था, ऐसा दोनों की तरफ से कुछ नहीं। शदीद नॉन सीरियस इश्क था। हाँ जी, हाँ, प्यार नॉन सीरियस इश्क था। प्यार हुआ बट शादी के बाद। समझाए ना, एक तो अब चुटकुले छोड़ देते हैं आप लोग। तो मैं अच्छी लगती हूँ? अच्छी लगती हो? नहीं, जान आपके बगैर रह नहीं सकता। ये तो आप बिल्कुल वो बात कर रहे हैं जो झूठ है, और मेरा हाथ निकल गया। सच बोलो तो मानती नहीं, मैं बताओ क्या करूं भाई मैं? वैसे बुरा ना बनाए उम्मे लैला, और मैं सिर्फ यही देख रहे थे कि हंस के क्यों कह रहे हैं आप। हाय, नहीं, मैं हंस कर ये वो वाली आप मुझे कहें, आप मुझे कुछ जुगन, तुम मुझे पसंद करती हो? जुगना मुझे पसंद करते हो? ऑफ कोर्स यार। हाय, कितना अच्छा, आप फिर से कहो। आप मुझे पसंद करते हो? अच्छा, मैंने ये वाला किया है। हाँ से रूबी जी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुंह पे हंसे हैं आप। यार मैं खुश भी ना हूँ अब इस बात पर। मुझे किस बात पे? यही कि मैं आपको पसंद करता हूँ। नहीं, तुम्हारे मुंह से सीधे मुंह पसंद से नहीं कहे ना, निकला। हंस के क्यों कह रहे हैं? मैं हंसकर करता हूँ, बाद में क्या करूँ मुझे नहीं, पता तुम्हारे मुंह से सच में वो पसंद भी नहीं सही तरह से निकला। वो मेरे ना क्या कुछ खा रहे थे? टॉफी खा रही हैं। हेलो, हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, बिरगे इतना टॉफी ये सीरियस प्रोग्राम टॉफी। लाइव पूरी दुनिया में जा रहा है, और ये कह रहे हैं कि इसका नाम क्या, मैं गोलियां खा रहे हैं, टॉफियां खा रहे हैं। एडा तो चूचा, छोटा सा बच्चा, चुन्नू काकू, एक प्रोड्यूसर हो गया है। शादी यूं भी करने बच्चे को यूं भी करते हैं ऐसा। लेकिन ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह कर देना उनको। नहीं, माँ कक्के जाए। माँ कक्के जाए ला सबके। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, शादी के बाद कैसे मोहब्बत हो गई? अच्छा, लोगों को शादी से पहले नहीं होती, आपने शादी के बाद मोहब्बत कर ली। ये हज पर थी, शादी के ठीक 3 दिन के बाद। एक सेकेंड, ये गुफ्तगू हुई, आपने हज पे जाना था जी, और सब वहाँ पे थे, और उनकी फैमिली आई। बहुत शॉर्ट टाइम में हुआ है, बहुत शॉर्ट टाइम में, कि हम लोग वो इंजेक्शन लगता है, आपको पता होगा, हज का जो जाने से पहले करते हैं, वो मैं पंजाब टीवी से हम लोग निकले हैं प्रोग्राम से, और इंजेक्शन लगवाने के लिए गए हैं। इंजेक्शन लगवाया, इंजेक्शन लगवाकर ये मेरी अम्मी को मिलने के लिए आई हैं घर, हज पर जाने से पहले। हाँ, और मेरे एक बड़े भाई हैं, सबसे बड़े भाई हैं, और वो दरवेश हैं, अल्लाह लोग हैं वो। 2 भाई मेरे थे जो पैदाइशी थे ये, माशाल्लाह। तो उनकी दुआएं हैं बेसिकली हम सबको। रूबी का उससे बहुत प्यार था भाई से, वो बहुत दुआएं देता था भाई को। ये मिलने के लिए गई हैं घर। अम्मी ने वहां पर इनको ये बात बोली है कि हजरत से दुआ करी, कि पुत्र रविया हुई है। पुत्र जा रही हैं तो उत्थे दुआ करी कि आखिरी रह गया मेरे सिर पे एक जिम्मेदारी है, तो मैं अपनी जिंदगी चनाई भी पूरी कर दूंगा कि मैं शादी कर दिया। पता नहीं अम्मी ने क्यों कहा ये ऐसे? अम्मी ने उन्हें मेरे रिश्ते वाली नहीं लगी, पता नहीं। रूबी को बोला कि वहां पर ये दुआ करना। अच्छा, ये कहकर तो ये घर चली गई हैं अपने, मैं अपनी रिकॉर्डिंग में, ये अपने कामों में। फिर एक कोई बुरा सा गाना रिकॉर्ड करा रहे थे। गाना ही और होता है यहाँ record का ना। गाना भी यहीं के लिए था। तराना था। अच्छा, अगर यहाँ के लिए था फिर तो अच्छा ही नहीं, होगा। पीटीवी के लिए हम कर रहे थे तराना गाना। ये पीटीवी पे बहुत इसने तो काम किया बहुत है। काम किया है ठीक माशाल्लाह। है। अच्छा, वो मैं अब रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ स्टूडियो में, तो अचानक कॉल आती, पता नहीं कि घर में क्या हुआ है। ये घर गई हैं, 2 दिन 3 दिन के बाद हज पर जाना था। इनके घर में कोई फैमिली में बात हुई, उन्होंने मुझे कॉल कर दिया वहाँ से, कहती कहाँ पर हो? मैंने कहा स्टूडियो। कहाँ, कितना रह गया रिकॉर्डिंग? मैंने कहा इतनी रह गई। ये कहती अच्छा रिकॉर्डिंग करके ना तो आ जाओ ज़रा घर। मैंने कहा किधर? हाय, इतनी लंबी बातें, खुदा का वास्ता है, प्रोग्राम में और कोई भी बात करनी वो है। जहाँ पर यही बात करनी है। अच्छा, रूबी जी, यहीं पर बात हुई है। इनकी फैमिली में इनके बहन हुई, इन्होंने कोई बात की वहां पर, कोई इनकी आपस में हुई है जी कि हज पर जा रहे हो, तो इस मरतबा फिर आपको कहा था। इसने कहा जी मैंने तो दुआ की भी थी, अब ये अल्लाह के काम है, हाँ, जो नसीब में होगा वही होगा। उन्होंने कहा कोई लड़का खुद ही बता दो किसी को पसंद किया हुआ, तो पता नहीं ये शरारत आई है जहन में, क्या आया। इन्होंने कहा हाँ एक है,
नहीं ऐसे मैं कहा, मैंने तो आपको कॉल किया, मैंने कहा ओए शादी करनी है। मतलब रूबी जी तुसी बस दे नीचे ही सूट देता मेरे भाई नु। हाँ जी, वो इसी तरह हाँ से एक बात हुई है। लड़का है, एक है ये जिसका कि- हम कीमा निकाल सकते हैं, इनके बहनोइयों ने बात की है, जिसका बहनों ने करेला बात कीमा हम निकाल सकते हैं। अच्छा, वो उन्होंने बुला लिया, वहां पर मैं गया हूँ, घबराया हुआ, बात हुई, मुलाकात हुई, 2 मैंने फुलके खाए। इनकी जो छोटी सिस्टर मेरी साली साहबा जो हैं, वो बहुत प्यारी हैं, उनके हाथ के कीमा पका हुआ था। हाय कीमा, बस वो सुभान मैंने अल्लाह। खाया है, वो मिले हैं, 2-4 उन्होंने बातें की हैं, और इन्होंने मुझे बोला कि खा लिया खाना। मैंने कहा, कहती अब निकल जाओ। मुझे कहती अब निकल जाओ। अब निकल अब जाओ। मुझे नहीं पता क्या होना है यहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बस वो निकाल कर- रात सारी फिर हमारी ये शाम को इसकी इत्तेफाक से इसकी बहनें आई हुई थी बाहर से, सारी बहनें भी आ गई, भाई भी आ गया। उनसे बात की कि ये बात है, इस तरीके से मैंने जाके वहां पर बात की है। अम्मी से नहीं की मैंने बात, अपने भाई से की, बड़े भाई से, कि ये बात है सारी रूबी अनम, और इस तरह से बात हुई है। अब आप मुझे बताएं। उन्होंने कहा कि उसने 2 हज की हैं, तीसरी हज पे जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। तुझे और क्या चाहिए? मैंने कहा भाई मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, अम्मी से बात कौन करेगा, वो मेरी हिम्मत नहीं है। वहां पर मैं नहीं कर सकता। अम्मी बेचारी ने कहा तू आ करना मेरे बेटे नहीं की तो शादी अम्मी हो से जाए। बात करने की शादी उसी से ही हो गई। अम्मी से बात करने की देर हुई। अम्मी ने कहा कि बेटा मैं तेन मिल चुकी हाँ, ते अगर ते उन्होंने दोवां दी रजामंदी है ते मैनू होर किसी लड़की ते मैनू पसंद है। हाय तब मैं इन्होंने ये 16 उठे साल हैं। पहले तो यार मैं लड़की थी ना, ये लोग उठे हैं और अगले दिन घर चले गए हैं। और अगले दिन वहीं पर मेहंदी, बैठकर सारी बात हो गई। पूरा फंक्शन पूरा फंक्शन हुआ। हाँ जी, हाँ, और फिर मेहंदी का बारात, फंक्शन, फिर मेरी बारात पर प्रॉपर तरीके से निकाह आई, करके निकाह और ये हज पर अगले दिन सुबह 6 बजे मेहंदियां लगी हुई थी और मैं मेहंदियां, चूड़ियां, छोड़ने ओए के लिए ओए जा ओए रहा हूँ। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अकेले गई? जी मेरा मतलब हाँ जी फैमिली के बिल्कुल साथ जी गई? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। तो ये सारी अब मैं अल्लाह मियाँ के घर गई, मैं कहा या अल्लाह उस बंदे ने मुझसे शादी कर ली है, मैनू ਇਹਦੇ ਨਾਲ प्यार हो जाए, क्योंकि मुझे अपनी आदतों का पता था कि मुझे तो मोहब्बत अपनी फैमिली के अलावा, अपने माँ बाप के अलावा कभी ज़िंदगी में तसव्वुर ही नहीं कर सकती। हम लोगों में तो, और फिर अल्लाह ने ऐसी मोहब्बत दी कि 16 40 साल दिन हो का गए। 40 दिन का हज था। ये ऐसी मोहब्बत थी कि 16 साल हो गए। अच्छा 40 दिन का इनका टूर था हज का, और ये 20 डेज में वापस आ गई थी। कितनी बुरी बात है। नहीं भाई मैं यहाँ काम भी कर रही थी अजहर, तुम्हारी मोहब्बत में वापस आ गई थी। यार ये सारा क्रेडिट भी ये इस चीज का भी खुद ही ले रहा जरा है। ये सुने कि उसने मुझे कहा कि शादी करनी है, तो मैं बिल्कुल मासूम था इस पूरे मामले में। हाँ। मैं सिर्फ एक रिकॉर्डिंग पे गया हुआ था लाहौर में, स्टूडियो में, पीटीवी। हाँ। वहां पे मुझे फोन आया, हाँ। मैं पहुंचा हूँ और इन लोगों ने मेरी शादी कर दी। एडा तू मासूम, और ये ऐसे इतना खोचल था, आप यकीन जानो। खोचल। सही भाई, आप यकीन जाने अपनी अम्मी से भी मिलवा दिया। अम्मी ये दे, आप रूबी से बात कर ले, इनका मैं प्रोग्राम करो, वो जो आपको पसंद नहीं है, वो जिनको आप देखती हो, अम्मी इनकी वो आज बस अब आपको पता है हम लोग तो अम्मियों और अब्बुओं के तो वैसे ही पैरों में बैठने वाले हैं। तो इसने ये एक्चुअली आपको सच्ची बात बताऊं, ये एक हादसाती शादी थी, लेकिन हमारा इश्क जो हुआ ना, फिर वो ऐसा हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का वो लाख कहते ना ये अपना कर ले या किसी का हो जा, इन्होंने ये मेरी हो गई है और मैं इनका हो गया। भाई होना ही है। सिर्फ इतना। यार, हम एक दोनों को बात बर्दाश्त ही बताओ। कोई और नहीं करता। बड़ी अच्छी बात है जुगन, ये। हम दोनों मैं के साथ अक्सर यही रहना। बात कहती हूँ जब मुझे फैसल के बारे में कहते हैं ना कि यार तुम्हारा मियाँ ये वो, मैंने कहा ना उसको और कोई बर्दाश्त कर सकता है और ना मुझे कोई और बर्दाश्त कर सकता है। सबसे बड़ी बात ये होती है उम्मे लैला के एक दूसरे को बर्दाश्त करो। समझना, नहीं समझना भैया, भी और मैं बर्दाश्त बात भी। बताऊं, बर्दाश्त करना। जी, बिल्कुल। देखिए बहुत सी चीजें होती हैं, कोई शक छोटी सी बात है। एक बंदा बाथरूम जाता है वो आधा घंटा लगाता है, दूसरा बंदा है वो 15, उसने 2 मिनट के लिए जाके दांत ब्रश करके आना है, अब अगला बाथरूम में आधे घंटा लॉक करके वॉशरूम में। मैं वैसे एक बात बता, जी, बिल्कुल। छोटी छोटी चीजें होती हैं। अच्छा, आप खाना एक सर्टेन तरीके से आपको खाने का शौक है, वो एक सर्टेन टाइम पे खाना खा, आपने एक दूसरे के साथ एक दूसरे की रूटीन्स और स्केड्यूल्स को मैच करना है। भाई 2 इंसानों की जिंदगियों को सिंक में लेके आना और फिर साथ चलना आसान काम नहीं है। बर्दाश्त करना। हम शादी को बहुत छोटी चीज समझते हैं, शादी बहुत मुश्किल और हकीकत बहुत है। बड़ा टास्क है। बहुत लेकिन बड़ा। आजकल मैंने देखा है, सॉरी मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे या हर जगह पे तलाक को अल्लाह प्रमोट ताला ने किया बुरा जा रहा है। फरमाया है। देखिए प्रमोट किया जा हलाल चीजों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज, हलाल चीजों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज व्यूअर्स
तलाक है। बेशक। ठीक है, ये मैं वेरीफाइड बात आपको कह रही हूँ, जो मैंने ऑब्वियसली कोई शक नहीं है, वगैरह बिल्कुल। स्कॉलर से पूछ के कह रही हूँ। बिल्कुल। अब जब हम ये बात अंडरस्टैंड करते हैं तो हमें हर कोशिश करनी चाहिए शादी को चलाने के लिए। बिल्कुल बर्दाश्त। और मगर लोग एक बात कहते हैं रूबी जी के मीडिया की शादियां नहीं चलती, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, देख लें क्यों आपके नहीं चलती मीडिया की शादियां? आप लोग एक क्लासिक एग्जांपल है, 16 साल से माशाल्लाह दोनों मीडिया के लोग, जी, ये भी नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह। एक मीडिया का बंदा है और एक बाहर से। और फिर देख लें कि मैं तो ज़्यादा रहती, मैं अपने पाकिस्तान से बाहर ज़्यादा रहती हूँ, और आजकल तो मैं अपने शहर से वैसे ही पिछले 5-6 महीने से मैं दूर रहती हूँ। मैं क्योंकि इस्लामाबाद में ज़्यादा काम कर रही हूँ, मैं PTV ग्लोबल पे भी काम कर रही हूँ, ATV पे भी मेरे 2 शो चल रहे हैं, तो इसकी वजह से मैं रहती हूँ। लेकिन यकीन की बात है, एतबार की बात है, एक दूसरे पे एतबार होना बहुत ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है कि बस सब्र, एक सब्र, दूसरा बर्दाश्त। जैसे इसकी कोई ऐसी बात होती है, मैं उसको बर्दाश्त करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम मैं गुजार लेती हूँ। उस टाइम पे ऑफ कोर्स ऐसे कैसे हो सकता है कि आप एक घर में रहते हैं, कोई आपकी मिजाज के खिलाफ या कोई ऐसी बात ना हो, लेकिन मैं उस वक्त सब्र कर जाती हूँ, बर्दाश्त कर जाती हूँ। कई दफ़ा ये कर जाता है, लेकिन बाद में हम एक दूसरे को बताते ज़रूर हैं कि इसका हमने छुपाई नहीं कभी बात। अच्छा, ये भी बताते हैं कि ये बात गलत है, बाद में चाहे बताएं कि ये बात गलत है, ये मुझे नागवार गुजरी है, और इस बात को हमने आइंदा अगर करना है तो अकेले में करना है और यूं करना है। और हम एक दूसरे की बाजू हैं। 16 साल में हमारा 16 साल में कोई ऐसा शख्स, ये ओपन चैलेंज है पूरी फैमिली में जहां हम रहते हैं वहां पर, कि कोई एक शख्स आकर ये बता दे कि भी हमारा झगड़ा हुआ। अल्लाह ना करे, क्यों हो, कभी भी हमारी बात होगी ना तो वो प्राइवेट होगी, बंद कमरे के अंदर प्राइवेट होगी। इस दरवाजे से बाहर निकले हैं, कोई जज नहीं कर सकता कि हमारी कोई बात भाई, नहीं। कल मुझे बड़ी क्यूट, मैं कल नहीं काफ़ी दिन पहले की बात है, बट मैं कल ये किसी को बता रही थी कि मुझे बड़ी क्यूट लगी ये बात कि मेरे बेटे हसन ने 7 साल का है, आके मुझे कहता है, मामा डू यू एंड बाबा फाइट? हाय, मैंने कहा क्या मतलब? ही सेड आपकी और बाबा की लड़ाई होती है। तो मुझे वो बात इतनी क्यूट लगी कि इस बच्चे को 7 साल का है, हम साथ रहते हैं, इसको ये नहीं पता कि बाबा, और ऑब्वियसली बाबा और मेरी लड़ाइयाँ होती है, अच्छी खासी लड़ाइयाँ होती है, बट अल्लाह का शुक्र है कि मेरे 7 साल के बच्चे को नहीं पता। मेरी जान, ये क्योंकि जिंदगी जो चीज कमरे के बंद कमरे में होती है ना, वहां पे आप दोनों हैं, उस वक्त ईगो और अना का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल नहीं। जिस वक्त एक तीसरा बंदा, चाहे आपका बच्चा टाइप आके खड़ा हो जाए, कोई आपके घर का स्टाफ भी खड़ा हो जाए, कोई शक नहीं, आपकी अना आ जाती है बीच में, ऐसे ही है। और फिर फसाद। और इन चीज़ों से बचना, जिंदगी इतनी मुख्तसर सी है, लोगों में खुशियाँ बांट सकते हैं, मोहब्बतें बांट सकते हैं, आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हम दोनों खासकर हम अपने आप को इस जगह पे इस वक्त समझते हैं कि हम लोग सिर्फ लोगों की आसानियों के लिए हैं। तो ये बताओ कि एंड में, क्योंकि अब कंक्लूड करना है शो, तो ये बताए थे कि अब नेक्स्ट फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? जो अज़हर चाह रहा है इंशाल्लाह ताला, मैं हमेशा इसी की मानती हूँ और इसी के कहने पे चलती हूँ। तो अभी इसने जो प्लान किया हुआ है, इंशाल्लाह ताला आपको अनकरीब वही नज़र आएगा। नेक्स्ट 5 मूवीज इंशाल्लाह ताला, जिन पे काम हो रहा है। क्योंकि देखें अब ये इतने बड़े जगह पे और फिर यहाँ इस तरह बात कर देना, यहाँ तो आप एक बात भी झूठी या गलत नहीं कह सकते, अब तो छुप ही नहीं सकती। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा 1 साल के अंदर, ये बैक टू बैक हम जा रहे हैं अभी इंशाल्लाह, अल्लाह की रहमत से अल्लाह ने चाहा और आप लोगों की मोहब्बतें और आपका साथ स्पेशली साथ हुआ तो बेहतरीन होगा। अच्छा, एक चीज़ और अनाउंस करना चाहता हूँ, क्योंकि आज आपके मॉर्निंग शो में आना सबसे बड़ी, ये भी बहुत बड़ी बात है। इस फिल्म के अंदर हम इस बार हमने थोड़ा चेंज दिया, सड़ना रीस कर फिल्म का टाइटल है। ये सड़ना रीस कर, जेलस ना हो, हम जैसा करके दिखा। ठीक ये हो क्यों? गया? क्योंकि अगर हमें इजाजत, हमें तंग ना किया जाता तो हम ये नाम ना रखते। ठीक है, अभी हमने टाइटल इसका ये रखा, और इसमें हमने इस मरतबा चेंज ये दिया है कि हमने एक कपल पाकिस्तान से लिया, इसमें मेन टाइटल हीरो हीरोइन। वेरी नाइस। ये भी किसी ने नहीं किया हुआ था, चढ़दा पंजाब और रहंदा पंजाब इसमें कंबाइन किया है, और यहाँ से वली हामिद अली खान साहब का बेटा और जुबाब राना, ओ वेरी नाइस, इन दोनों को मैंने लिया कपल में। Congratulations जी, बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। बड़ा दिल था कि किसी दिन इस तरह बैठ के ये बात हो ना, आए कि ये
आपका बहुत भयानक हसीन हादसा जो है, भयानक हसीन हादसा, हाय ये हाय। कैसे हुआ? लाइन बहुत प्यारी ये है। हमारी इंडस्ट्री के साथ जुल्म कैसे हुआ? हाय अल्लाह, तौबा तो एडी अभी तक तो यही लग रहा है कि सारी गलती रूबी की थी, लेकिन इट्स ओके रूबी, चलो कोई गल नहीं, जिंदगी यू आर माय सुंदर है। जानू, इट्स लेकिन ओके। एंजॉय कर रही हैं, एक जिंदगी है उसमें। ये वो मानेंगी इस चीज को। अजहर भाई जितना वो बेचारा भुगत सकती थी उसने भुगत लिया। हाय अल्लाह। हाय। बाकी गुफ्तगू अब शो के बाद होगी। ब्लेस यू। अच्छा उम्र लैला, क्या सुनाने जा रही हैं आप? बस एक अच्छा सा गाना सुनाती हूँ आपको। और आप आजकल किन चीज़ों पे काम कर रही हैं? मैं म्यूज़िकल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि बेहतर से बेहतर किया जा सके। ऑसम, ओवर टू यू मेरी जान। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह व्यूअर्स कल फिर मुलाकात होगी। इन दोनों बहुत ही क्यूट और कंफ्यूज्ड कपल को अपनी दुआओं में याद हाय रखिएगा। कंफ्यूज, माय गॉड।